वहीं देखिए, जिस वक्त अमेरिका अपनी एयरफोर्स को B-21 रेडर बॉम्बर को सौंप रहा है, वहीं रूस ने यह धमाका किया है। आपको हम बता दें, इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की ताकत क्या है, इसकी खासियत आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन का पहला स्टील्थ लड़ाकू विमान है Su-57 की हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी F-35 से बेहतर है सुखोई 57। Su-57 इज सुखोई 57। अमेरिकी F-35 से भी ये कई गुना बेहतर है। परमाणु मिसाइल फायर करने में ये सक्षम है। एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने में भी ये सक्षम बताया जाता है। डॉग फाइट में इसे बढ़त मिलती है। लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की। सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी इसकी ज्यादा है। एडवांस रडार इसमें सिस्टम है। 101 इंफ्रारेड सर्च और सिस्टम का भी जिक्र इसमें किया गया है। खासियत हम आपको बता रहे हैं, छिपे दुश्मनों को खोजने और ट्रैक करने में इसे महारत हासिल है। शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से ये लैस है सुखोई 57। एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइल से भी ये लैस है। KH-47M2 किंजल मिसाइल से लैस 4 इंजन शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से भी Su-57 यानी कि सुखोई 57 लैस बताया जाता है। लगातार हम बात कर रहे हैं हथियारों की, जो एक बड़ा धमाका रशिया ने किया है। इस बीच देखिए, सुखोई 57 की मैं अभी विद्या बात कर रही थी। ये जो एडवांस हथियार आ रहे हैं, बार बार इसका जिक्र हो रहा है, इससे क्या हम दबाव बनाने का एक पैंतरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं? देखिए, युद्ध के मैदान में दुश्मनों को जितना डराया जाता है, कहते हैं कि उनका हौसला उतना पस्त होता है, और रूस की तरफ से भी लगातार यही कोशिश हो रही है। और ये जो Su-57 की आप बात कर रही हैं, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये किस तरह का फाइटर जेट है, दरअसल ये अपग्रेडेड और एडवांस वर्जन है सुखोई का, और इसका इस्तेमाल रूस अब कर सकता है। और रूस ने इसकी जो तस्वीर है वो सामने ला दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर इस फाइटर जेट के जरिए अटैक किया जाएगा। अभी तक यूक्रेन में इस फाइटर जेट के जरिए अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि यूक्रेन हो या फिर रूस हो, दोनों एक ही तरह के विमान, फाइटर जेट, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन से कई कदम इस वजह से भी आगे है, क्योंकि उसने अपने इन हथियारों या फाइटर जेट्स का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो तैयार कर लिया है, विनाशक वर्जन है वो तैयार कर लिया है। और यही वजह है कि जब इस तरह के बम वर्षक और खासतौर से परमाणु बम वर्षक मैदान में उतरेंगे तो चारों खाने चित हो जाएगा यूक्रेन। और रूस लगातार यही बता रहा है, यही इशारा कर रहा है कि हमको इस युद्ध को जल्द खत्म करना है। हम चाहते हैं कि जल्द घुटने पर यूक्रेन जेलेंस्की आ जाए। लेकिन नेटो देश और जो सहयोगी देश हैं यूक्रेन के, उनकी वजह से यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। जबकि पुतिन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन जितनी जल्दी झुकेगा ये युद्ध उतनी जल्दी खत्म हो सकता है। नेटो यूक्रेन को अपने साथ जोड़ना चाहता है। इसकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं यूक्रेन में भी है कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊं, नेटो देशों में। वहीं से कहीं ना कहीं रशिया की बौखलाहट जरूर बढ़ रही है। अभी हाल ही में नेटो देशों की आपस में मुलाकात हुई थी, तमाम नेताओं की, और अब देखिए जो देश है, नेटो देश है, उन्होंने हामी भर दी है, वो राजी हो गए हैं यूक्रेन को अपने साथ जोड़ने में। फिलहाल आप देखिए, आज जो मुकाबला है वो अमेरिका और रूस के इन दो वेपन्स के बीच है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका का B-21 बॉम्बर है, वहीं दूसरी तरफ रशिया का सुखोई 57, जिसके बारे में अभी आपको लगातार विद्या भी बता रहे थे। मैंने भी ग्राफिक्स से इसकी खासियत आपको बताई। अमेरिका आज अपनी एयरफोर्स को B-21 रेडर बॉम्बर सौंप रहा है। ये बॉम्बर भी नई पीढ़ी का है, एडवांस्ड वर्जन है, और रूस ने सुखोई 57 का एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है। इन दिनों आप देखिए, रूसी एयरफोर्स को सुखोई 57 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही रूस के रणबांकुरे इस स्टील्थ फाइटर को चलाने में माहिर हो जाएंगे, वैसे ही व्लादिमीर पुतिन खुद अपने हाथों से इस फाइटर को रशियन फोर्स के हवाले कर देंगे। आपने सुखोई 57 की ताकत देखी, अब आपको अमेरिकी B-21 रेडर बॉम्बर की ताकत के बारे में हम बिंदुवार बताते हैं। ये वो बम वर्षक है जो अमेरिका को मिलने जा रहा है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर ये बताया जाता है। स्टील्थ इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये न्यूक्लियर बॉम्बर है, 21वीं सदी का सबसे खतरनाक बॉम्बर है। 5वीं जनरेशन का प्रिसीजन अटैक बॉम्बर का ये कहा जाता है। इसमें 2 क्रू शामिल हो सकते हैं। लंबाई इसकी 20 मीटर है। विंग स्पैन की अगर हम बात करें तो वो 50 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 5 मीटर। खाली विमान का वजन
खाली विमान का जो वजन है वो 70,000 किलोग्राम है। और अगर हम इसके लोडेड वर्जन की बात करें तो 170,000 किलोग्राम मैक्सिमम इसकी स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और लगातार ये उड़ान भरने में सक्षम है। लगातार ये 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। विद्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, क्या B-21 बॉम्बर है, उसकी खासियत क्या है, सुखोई 57 क्या है, ये हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया। अब देखिए, हाल ही में नेटो की एक मीटिंग हुई थी, तमाम अलग अलग देशों के नेता जो हैं उस मीटिंग में जुड़े थे। उसमें 30 ऐसे देश हैं जिन्होंने जो हामी भर चुके हैं कि हम यूक्रेन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो यूक्रेन भी चाहता है। इससे क्या रशिया की हम बौखलाहट बढ़ती हुई देखेंगे या रणनीति में बदलाव पतन कर सकते हैं, ठंडे पड़ सकते हैं? देखिए, दोनों तरफ से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। Su-57 दिखा रहा है रूस और B-21 दिखा रहा है अमेरिका। अब जरा समझिए, ये जो 30 देश हैं जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि इन्होंने हामी भर दी है कि नेटो में शामिल किया जाए यूक्रेन को, ये देश चाहते हैं कि रूस को झुकाया जाए, रूस को परेशान किया जाए, रूस को घुटने पर लाया जाए, क्योंकि ये देश नहीं चाहते हैं कि रूस सबसे बड़ी ताकत की तरह उभर कर सामने आए। अगर यूक्रेन पर विजय हासिल कर लेता है रूस, तो आप मानिए कि दुनिया भर में उसका डंका बजेगा, क्योंकि रूस अकेले इस युद्ध को लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है वो इस युद्ध में अपने तमाम सहयोगी और नेटो देशों के साथ खड़ा है। तो ऐसे में यूरोप वर्सेस रूस का ये युद्ध है और इसमें दोनों तरफ से, एक तरफ B-21 है और दूसरी तरफ Su-57 है। दोनों ही ये जो फाइटर जेट हैं ये आमने सामने खड़े हैं और इसे दिखाने का साफ मतलब है कि अगर आपने Su-57 मैदान में उतारा तो यूक्रेन के पास B-21 पहुंच जाएगा और अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो देश, जो तमाम देश हैं वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। अपने जो सबसे सक्षम हथियार हैं उन हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जेलेंस्की के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस युद्ध में झुकने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई है, अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें जिस हद तक जाना होगा वो जाएंगे। हालांकि अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 10 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद जेलेंस्की के लिए खड़ा होना इसलिए भी मुश्किल होगा कि क्योंकि जो सहयोगी देश हैं उनका भी अब धीरे धीरे करके जो मन है वो ठंडा होता जा रहा है। वो ये समझने लगे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है और इससे अब उनका निजी तौर पर भी नुकसान होने लग गया है और यही वजह है कि चाहे पोलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बाकी अड़ोसी पड़ोसी हंगरी हो, ऐसे मुल्क हैं जो ये कह रहे हैं कि अब आप देख लीजिए करना क्या है। यूक्रेन को उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन गुपचुप तरीके से ये बात जरूर यूरोप में की जा रही है और इन देशों में हो रही है कि कितनी देर तक और कितने लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद की जा सकती है, क्योंकि सब कुछ अपना न्यौछावर करके कोई भी देश यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अपने तमाम हथियार यूक्रेन को देकर कोई भी देश अपने आप को कमजोर नहीं कर सकता। अपनी आर्थिक स्थिति खराब करके यूक्रेन के जो लोग हैं उनको शरण नहीं दे सकता है। बिल्कुल, सवाल यही है, जो देश रशिया को मदद पहुंचा रहे हैं या फिर बेशक यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, वो कब तक मदद पहुंचाते रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। विद्या,